हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने बेल के ऊपर अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच की 11 जुलाई 2022 में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें बेल से रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस आई हैं। देखिए, इस जजमेंट में 4 तरह के ऑफेंसेस बताए गए हैं। ऑफेंसेस पूरी जितने भी अपने ऑफेंसेस हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी फर्स्ट वो है जो ऑफेंसेस जिनकी 7 ईयर और लेस पनिशमेंट है, और कैटेगरी बी वो है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, लाइफ है या मोर देन 7 ईयर पनिशमेंट है, और कैटेगरी सी है जिसमें स्पेशल एक्ट के अधीन आपको ट्रायल चलाई जाती है ऑफेंस जो आपने किया है उसके रिगार्डिंग, जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया, पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग वाला हो गया, यूएपीए हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, और कैटेगरी डी है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो आप करते हो उससे रिगार्डिंग। तो इन कैटेगरी को बांटने का जो पर्पस ये था कि बेल किस तरह से डिसाइड होगी अगर यहाँ पे ऑफेंस होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है, तो किस तरह से वो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उनको किस तरह से फॉलो किया जाएगा। देखिए, जो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है उसका एक पर्पस बताया गया है कि जो ऑफेंस की ग्रीवियसनेस को देखते हुए इन 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे कैटेगरी ए के बारे में। कैटेगरी ए ये बताता है कि जिनकी ऑफेंस की सज़ा अप टू 7 ईयर और लेस है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बताया कि इसमें जनरली जो बेल कंसीडरेशन होगा वो एक्साइज किया जाएगा इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, और ये वो वाले ऑफेंसेस रहेंगे जो कैटेगरी बी और डी में फॉल नहीं करते। ये उनकी बात करते हैं। अगर कैटेगरी बी और डी में फॉल नहीं करते और वो कैटेगरी ए का सवाल है, मतलब कई कैटेगरी बी मतलब डेथ और लाइफ और मोर देन 7 ईयर पनिशमेंट वाले हैं, या डी इकोनॉमिक ऑफेंस वाले हैं, वहाँ पे फॉल नहीं कर रहा है, सज़ा 7 ईयर और लेस देन की है, तो वहाँ पे एक्साइज की जाएगी जो इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड। तो उसके बाद इसके ऊपर भी कई और चीज़ें ऐड करनी होगी। ये बेल मेरिट्स पे केस टू केस बेसिस डिसाइड की जाएगी। तो इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस दी। उसमें ये भी बताया कि हमें कई चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप जेल्स का मुआयना करोगे, जैसे तिहाड़ जेल या कोई और जेल, वहाँ पे 2/3 जो इनमेट्स हैं, जो वो प्रिजनर्स हैं, जो वो अंडर ट्रायल हैं। अगर वो अंडर ट्रायल हैं और उनके वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो हैं जिनमें अरेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, और 2/3 अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, और इसमें मेजॉरिटी कहाँ है जो जिनमें अरेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें इसी कारण जेल ओवर क्राउडेड हो रही हैं, तो उनको बेल देना हमारा जिम्मेवारी बनती है। तो अरेस्ट के बारे में भी बताया कि अरेस्ट एक ड्राकोनियन मेजर है। और एक चीज़ और बोली कि अगर आप एक जजमेंट पढ़ोगे संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई, जो 2012 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसने ये बताया था कि बेल का ना तो पुनिटिव पर्पस है और ना प्रिवेंटिव पर्पस है। तो पर्पस क्या है फिर? पर्पस सिर्फ एक ही है कि अक्यूज्ड की अपीयरेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में कंसर्न्ड अथॉरिटी के सामने अपीयरेंस को सिक्योर किया जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन है तो आईओ हो सकता है, और ट्रायल है या अदर प्रोसीडिंग है तो मजिस्ट्रेट हो सकता है, या इसमें भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। तो अपीयरेंस को ही सिर्फ आपने सिक्योर करने के लिए उसको अंदर रखना है, और इसका प्रिवेंटिव या पन्यूनिटिव पर्पस नहीं है। तो उसके बाद अगर आप बंदे को अरेस्ट कर लेते हो तो आप क्या कर रहे हो?
जनरली पनिशमेंट कर रहे हो उसको बिफोर कन्विक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला। और इसलिए एवरी पर्सन डीम्ड टू बी इनोसेंट इंक्लूडिंग अक्यूज्ड, अगर वो इनोसेंट है और बेल का प्रोविज़न हमारे यहाँ पे है और उसका प्यूनिटिव और आपका प्रिवेंटिव पर्पस नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस के लिए पर्पस है, तो इतना टाइम बेल क्यों नहीं दी जाती, इसके ऊपर जोर दिया गया। तो इसलिए अप टू 7 ईयर ऑफेंसेस के ऊपर अक्यूज्ड की फेवर में बेल एप्लीकेशन डिसाइड की जाएगी, अप टू 7 ईयर जिसमें पनिशमेंट है। और ये भी बोला गया कि अगर सेक्शन 41 देखोगे तो उसमें ये बोला गया है कि हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो आपको, अगर अप टू 7 ईयर पनिशमेंट वाले ऑफेंस हैं तो आपको अरेस्ट करना है तो आपको रीज़न देने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग रीज़न देने पड़ेंगे। और अरनेश कुमार वाली जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट वाली, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो और अरेस्ट अगर करना है तो सेक्शन 41 में जो ग्राउंड दिए गए हैं वो आउटराइटली सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या ग्राउंड है? एक ग्राउंड ये है कि रीजन टू बिलीव और सस्पेक्ट कि उसने, अक्यूज ने अफेंस किया है, कमिट किया है उसने अफेंस। और दूसरा ग्राउंड नेसेसिटी है कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। क्यों नेसेसिटी है? उसके साथ 5 ग्राउंड्स जुड़े हुए हैं। 5 ग्राउंड क्यों? पहला कि उसको फर्दर ऑफेंस करने के लिए रोका जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और यहाँ वो टेम्परिंग ना करे एविडेंस के साथ और उसको उनको डिसअपियर ना कर दे, या इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो विटनेसेस को दी जाती है उसको ओवर रूल करने के लिए, या उसकी रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन बिफोर अ कोर्ट, प्रेजेंस की रिक्वायर्ड है इसीलिए। तो ये सारे ग्राउंड होते हैं जिसमें आपने अरेस्ट करना होता। अगर ये ग्राउंड नहीं है उस केस में तो आपको अरेस्ट नहीं करना है। और नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 बेल देगा अक्यूज्ड को अगर ऑफेंस अप टू 7 ईयर का है। बाकी ग्राउंड्स में भी ये चीज़ लगेगी, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और डी में भी ये ग्राउंड लगेंगे। अगर आप 41 का कंप्लायंस नहीं करोगे तो बेल कंसीडरेशन अक्यूज्ड की फेवर में आ सकती है, लेकिन आउटराइटली नहीं, लेकिन अप टू 7 ईयर पनिशमेंट वाले में आउटराइटली आपको बेल देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं। और उसके साथ सेक्शन 41A के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस का प्रोसीजर बताता है बिफोर पुलिस ऑफिसर के सामने किस तरह से आपने प्रेजेंट होना है अक्यूज ने, इसके बारे में बताता है। और सेक्शन 41B इसके बारे में बताता है अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा अलॉन्ग विद मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ पार्ट ऑफ द ऑफिसर। और उसके बाद सेक्शन 60 के ए के बारे में जिक्र किया, CRPC में उन्होंने ये बताया कि अरेस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कोड होगी। और उसके बाद सेक्शन 88 का जिक्र किया। 88 में ये बताया गया है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे अ पर्सन का मतलब दोनों बनते हैं, विटनेस भी और अक्यूज्ड भी। ये बोला गया था एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, पंकज जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें ये बोला गया था सेक्शन 88 में जो अपीयरेंस को सिक्योर करने के लिए आप बॉन्ड लेते हो एनी पर्सन का, उसमें विटनेस भी हैं और अक्यूज्ड भी हैं। तो इसका एक और इसमें ये पंकज जैन वाली जजमेंट को भी इंडोर्स किया। और एक लेटेस्ट अभी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सेक्शन 170 में जो आप जब चार्जशीट 173 में चार्जशीट आप कोर्ट के सामने लेके जाते हो तो उसके साथ 170 में जो वर्ड कस्टडी दिया गया है इसके बारे में मतलब बताया, जो ऑलरेडी सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाली जजमेंट ने
ऑलरेडी बता दिया था कि अरेस्ट करने की अक्यूज्ड को ज़रूरत नहीं है जब आप उसकी चार्जशीट फाइल करते हो। पहले क्या प्रोसेस था? पहले ये प्रोसेस था, अगर आपने अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया है, नॉट अरेस्ट, और वो कॉपरेशन करता रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पूरा कॉपरेशन करता रहा आईओ को, जब चाहता था वो आईओ के सामने प्रेजेंट होता था अक्यूज्ड। अब नो नीड टू फॉरवर्ड अक्यूज्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। पहले अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी 170 के पर्पस के लिए, क्योंकि वहाँ पे कस्टडी वर्ड है। जब भी चार्जशीट आप फाइल करोगे 173 में, तो 170 में आप अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके जाओगे, इवन दो कि पूरे केस में, पूरी इन्वेस्टिगेशन में आपने उसको अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब मान लीजिए अरेस्ट नहीं करते ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पूरा कॉपरेशन कर रहा था अक्यूज्ड, अब फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग चार्जशीट अंडर 173, अब अक्यूज्ड को आपने 170 सीआरपीसी पर्पस के लिए आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ड कस्टडी का मतलब समझाया सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धार्थ वाली जजमेंट में। कस्टडी का मतलब ये बताया कि अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, और आईओ ये इंश्योर करेगा कि जो अक्यूज्ड है वो ड्यूरिंग चार्जशीट जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए। बस इतना सही, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको ये पता चल गया कि मेरिट्स पे जो बेल डिसाइड की जाएगी उस पर क्या ग्राउंड्स रहेंगे, और ग्राउंड्स सबका ध्यान देते हुए आपने जो बेल है वो डिसाइड करनी है। उसके बाद एक सेक्शन 436A सीआरपीसी का भी इस जजमेंट ने जिक्र किया, जिस पे ऊपर भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऑलरेडी जजमेंट आई थी, जिसने कुछ गाइडलाइंस दी थी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें यह बोला गया था कि 436A में वर्ड शैल लिखा हुआ है, और अगर आपने बेल कंसीडरेशन करना है, बेल को सुनना है, तो 436A सीआरपीसी मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसमें गाइडलाइंस दी गई कि आप जेल में अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट इंश्योर करे कि आप कुछ सीजीएम या जो मैजिस्ट्रेट्स हैं या सेशन जज हैं, वो जो वहाँ की कंसर्न्ड जेल है, जेल में जाके कोई प्रोसीडिंग चलाएं, और जिनको बेल अंडर ट्रायल्स को मिलनी चाहिए उनको बेल मिले, ये इंश्योर करना होगा। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 14A का क्लॉज 2 देखोगे ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, और आर्टिकल 11 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट अगर देखोगे, तो इन दोनों का इनहेरेंट जो पर्पस है लीगल फिक्शन के थ्रू प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का है। तो अगर इनोसेंस की प्रिजम्पशन आप ले रहे हो, तो आपको बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए उन सारी चीज़ों का जिक्र करना है, सारी चीज़ों का बारे में सुनना है, एंटरटेन करना है, समझना है, जो अक्यूज्ड की फेवर करते हो। उसके बाद इन्होंने वर्ड ट्रायल के बारे में बताया कि ट्रायल का मतलब क्या रहता है। इस वाली जजमेंट में इन्होंने बताया कि ट्रायल एज सच डिफाइन नहीं है कोड में, हमारे सीआरपीसी में। इसमें इसका एक्सटेंडेड मीनिंग आपको लेना होगा, एक्सटेंडेड मीनिंग फॉर द पर्पस ऑफ बेल एप्लीकेशन के लिए आपको इसका एक्सटेंडेड मीनिंग लेना होगा। क्या? इंक्लूडिंग स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, देयर आफ्टर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए प्राइमरी कंसीडरेशन बेल का अलग रहता है, और ट्रायल पर्पस के लिए बेल का कंसीडरेशन अलग रहता है। तो वो किस तरह से देखना है? अगर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपने थॉरो
इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए? थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी है। थॉरो इन्वेस्टिगेशन अगर आपका मोटिव है और उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट या पुलिस कस्टडी जरूरी है, तो उन ग्राउंड्स को सेटिस्फाई करना होगा, कोर्ट के सामने रखना होगा और कोर्ट को भी एंटरटेन करना होगा। सेक्शन 41 का क्या सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, नोटिस वगैरह जो बनते थे 41A में दिए गए हैं। उसके साथ सेक्शन 60A जो ये बताता है कि सारे जो प्रोसेस है स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कोड हुए हैं, सारी देने के बाद आपको बेल को डिसाइड करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि सबसे पहले सेक्शन 41 मान लीजिए का प्रोसेस है वो फॉलो करा हुआ है, बिल्कुल फॉलो किया हुआ है, और फिर भी जो है अक्यूज्ड को सम्मन किए गए हैं और वो नहीं आ रहा है, तो आपको किस तरह से करनी है। मान लीजिए पहला, मान लो अरेस्ट नहीं किया गया था, मान लो एक तरीका 41 को फॉलो करते हुए अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया, अप टू 7 ईयर पनिशमेंट का ऑफेंस था। अब वो लॉयर के थ्रू अक्यूज्ड प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी सम्मन भेजे जाएंगे, उसको ऑर्डिनरी सम्मन भेजे जाएंगे। और अगर अक्यूज्ड नहीं आता सम्मन भेजने के बाद भी, तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बेलेबल वारंट इशू करने हैं पहली बार में, फॉर फिजिकल अपीयरेंस के लिए, बस इतना पर्पस, फिजिकल अपीयरेंस के लिए। अगर फिर भी नहीं आता, दूसरी बार फिर बेलेबल वारंट करने हैं, फिर भी नहीं आता तो तीसरी बार में आप नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकते हो उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए। और इस पे ऊपर एक जजमेंट है, उसको आप पढ़ सकते हो, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2007 सुप्रीम कोर्ट। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। उसके बाद कैटेगरी बी है जो, वो भी बेल मेरिट्स पे सुनी जाएंगी और इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद जो कैटेगरी सी है जो स्पेशल एक्ट के बारे में जो बेल का प्रोविज़न बताती है, उसमें दो चीज़ों का आपने ध्यान देना है। एक, जो बेल है वो मेरिट्स पे सुननी है, और दूसरा जो कंडीशन एक्स्ट्रा दी गई है, एक्स्ट्रा कंप्लायंस है जो कंसर्न्ड एक्ट में, जैसे एनडीपीएस में अगर देखोगे तो सेक्शन 37 में एक अलग कंडीशन बताई गई, उसको क्या फॉलो किया गया है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को आपने वो नोटिस वगैरह देना है। पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 45 है बेल से रिलेटेड, उसमें एक्स्ट्रा जो कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करते हुए। यूएपीए में जो सेक्शन 43D का क्लॉज 5 है उसको ध्यान देते हुए, और कंपनीज एक्ट में अगर देखोगे तो सेक्शन 216 का क्लॉज 6 है जो, उसको फॉलो करते हुए। और जो कैटेगरी डी है, कैटेगरी डी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में जिक्र करती है, उस पे पी चिदम्बरम वाली एक जजमेंट है वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है इकोनॉमिक ऑफेंस ने किसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ था, कितने का हुआ था, क्या कौन कौन अक्यूज्ड है, क्या वो वाइट कॉलर ऑफेंस है, वो सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। ये 2020 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और इसके साथ आपको संजय चंद्रा वाली जो जजमेंट है, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई में जो गाइडलाइंस दी गई थी 2012 सुप्रीम कोर्ट में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डिसाइड करते हुए, उस बेल को एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए, उसका जो पैरा नंबर 39 है जिसमें दो चीज़ों का जिक्र है कि आपने सीरियसनेस देखनी है चार्ज की, कौन सा चार्ज उसके अगेंस्ट बनाया हुआ है, और दूसरा पनिशमेंट कितनी सवियर है, इन दोनों का ध्यान देते हुए बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। उसके बाद जब भी आप बेल दे रहे हो या बेल नहीं दे रहे हो तो आपका रीजनड ऑर्डर होगा, और बेल एप्लीकेशन आपको सेम डे डिसाइड करनी होगी अगर वो ऑफेंस अप टू 7 ईयर वाला है, कैटेगरी ए वाला है। सेम डे अगर नहीं देना है, दे रहे हो आप, तो इंटरिम बेल आप सेम डे दोगे, उसके बाद आप डिसाइड करते रहो बेल एप्लीकेशन। और
आर्टिकल 21 ये बताता है इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड के बारे में, और उसके साथ जो इंटरनेशनल जो एक्ट बताएंगे उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उसको भी ध्यान में देना है। और जो अरनेश कुमार वाली जो जजमेंट आई है उसको भी ध्यान में देना है। और सेक्शन 41 या 41A CRPC को फॉलो अगर नहीं किया गया तो ये फैसिट्स हैं आर्टिकल 21 के। और 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बेल देनी होगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें डिसाइड करनी है। तो इसमें यह भी बताया गया कि बेल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बेल का मतलब रहता है बेल इज नथिंग बट श्योरिटी इंक्लूसिव ऑफ पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड, और बॉन्ड का मतलब होता है इट्स अ प्रॉमिस, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉमिस, जिसमें आप कुछ प्रॉमिस करते हो। और जब क्योंकि बेल एज सच कोड में डिफाइंड नहीं है, सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस के पास पावर रहती है कि वो बेल दी जाए, और उसमें जो कंसीडरेशन रहेगी जो आपने जिक्र किया है इन चीज़ों का आपने चीज़ें देखनी है। और उसके बाद इस वाली जजमेंट में एक और चीज़ बताएगी 389 जो सीआरपीसी और सेक्शन 439 सीआरपीसी के बीच फ़र्क बताया। क्योंकि ये वाला जो फ़र्क है ऑलरेडी एक जजमेंट अतुल त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाली जजमेंट में ऑलरेडी इसका जिक्र कर दिया था, जो 2014 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी।